लेकिन जहां पाकिस्तान की नापाक हरकत लगातार जारी है, भारत में जबकि लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है, आज सबकी नजर प्रियंका गांधी वाड्रा की उस गंगा यात्रा पर जिसके लिए वो निकल पड़ी हैं। और प्रियंका संगम पर पूजा कर रही थी। ये वो तस्वीर अब से कुछ देर पहले की ही। अरैल से पैदल चल के वो मलैया घाट पर पहुंचेंगी, जहां पर उनका बोट तैयार है, जो बोट बढ़ेगा वाराणसी की तरफ। 80 घाट तक का ये सफर शुरू होगा प्रियंका गांधी वाड्रा का। और बड़ी उम्मीद कांग्रेस को भी, क्योंकि बड़ी उम्मीद के साथ ही प्रियंका गांधी वाड्रा को पूर्वी उत्तर प्रदेश की जिम्मेदारी दी गई है और उसी मिशन पर निकलती हुई प्रियंका। लेकिन उससे पहले शुरुआत उन्होंने कैसे की, इन तस्वीरों के जरिए देखा जा सकता है। संगम पर पूजा करती हुई और उसके बाद अपनी उस छोटी नौका में प्रियंका सवार हुई हैं, जहां से वो अरैल पहुंचेंगी। ये संगम से अरैल जाने वाली तस्वीरें हैं, जो एक छोटी नौका तैयार की गई थी। अनुराग यहीं पर मौजूद है, हमारे सहयोगी। अनुराग, क्या अब पहुंच चुकी हैं प्रियंका उस बोट तक जहां से वो सफर आगे बढ़ाएंगी? देखिए, प्रियंका अरैल पहुंच चुकी हैं और अरैल से मनैया घाट की तरफ वो निकल चुकी हैं। 15 मिनट का रास्ता है, तो अब से 15-20 मिनट बाद प्रियंका गांधी यहां मनैया घाट पर पहुंचेंगी, जहां पर तमाम तैयारियां हैं। औपचारिक रूप से इस गंगा यात्रा की शुरुआत यहां से होनी है। तमाम समर्थक यहां इंतजार कर रहे हैं, गांव के लोग इंतजार कर रहे हैं और पूरा जो मीडिया है वो यहां पर इंतजार कर रहा है, क्योंकि अपने आप में एक अनोखा प्रयोग है। मैं आपको हमारी तैयारी भी दिखा दूं कि पहले आप देखिए कि किस तरीके से एसपीजी की जो मोटर बोट है वो किस तरीके से राउंड ले रही है यहाँ पर। ये प्रोटेक्शन भी अपने आप में एक अलग तरीके का होगा कि सड़क पर आपने देखा होगा कि एसपीजी के वाहन वीआईपी लोगों को कवर करके चलते हैं, लेकिन यहाँ पर ये बोट्स होंगी, मोटर बोट्स होंगी, जो चारों तरफ चलेंगी प्रियंका गांधी की नाव के और इनको प्रोटेक्शन देंगी। दूसरी तरफ आप न्यूज 18 इंडिया की तैयारी आप देखिए। अरुण सिंह हमारे सहयोगी आप बोट पर देख पा रहे हैं सामने। अरुण सिंह तैयार है अपनी बोट के साथ। जब प्रियंका गांधी यहाँ से चलेंगी बनारस की तरफ बोट यात्रा के लिए, तो अरुण सिंह उनको हर पल उनके साथ साथ होंगे और लाइव कवरेज आप लोगों तक पहुंचाएंगे। तो हमने भी एक मुकम्मल तैयारी की है। ये अलग तरीके की जो अनूठी यात्रा है, जिसका अलग राजनीतिक महत्व है, जिसका एक प्रयोग है राजनीति में कि क्या सड़क के जरिए प्रचार करने में और इस जल यात्रा में, इस गंगा यात्रा में कुछ फर्क होगा, इसके कुछ अलग मायने होंगे। प्रियंका गांधी कहती हैं कि वो नदी के किनारे रहने वाले छोटे छोटे गांव के लोगों से मिलेंगी, उनसे अपने मुद्दे खड़े करने की और एक कैंपेन खड़ा करने की कोशिश करेंगी। तो ये एक अलग तरीके का प्रयास है। देखना होगा कामयाब होता है नहीं होता है, कितना कामयाब होता है और कांग्रेस वर्कर्स में कितना उत्साह इससे आ पाता है। बिल्कुल, ये जो बात आप बता रहे हैं अनुराग, लेकिन तस्वीरें फिलहाल बेहद रोचक हैं और न्यूज 18 इंडिया की भी खास तैयारी है ताकि ये तस्वीरें हम आप तक पहुंचा पाए। अरुण के पास चलते हैं। अरुण, इस वक्त माहौल कैसा है और क्या तस्वीरें आप हमें दिखाने वाले हैं? सबसे पहले तो मैं आपको न्यूज 18 इंडिया की वो नाव दिखाते हैं जिसमें इंजन लगा हुआ है। स्टीमर तो यहाँ पर उपलब्ध नहीं था, इसलिए ऐसी नाव लेके हम जा रहे हैं जो मुकाबला स्पीड में कर सके कम से कम प्रियंका गांधी का जो स्टीमर है। और स्टीमर आपको दिखाऊंगा मैं, यहाँ पर खड़ा है, उसके आसपास एसपीजी और पुलिस का घेरा है। प्रियंका गांधी किसी भी वक्त यहाँ पहुँचने वाली है, लेकिन उसके पहले सुरक्षा का बंदोबस्त कैसे है आप देखिए जरा। उधर तस्वीरों में देखिए कि ये जो मोटर बोट से जो सुरक्षा कर्मी हैं सादे वर्दी में, और इसमें मलाह भी हैं कुछ जो तैरना जानते हैं, किसी अनहोनी से निपटने के लिए उनको यहाँ पर तैनात किया गया। और अगर कांग्रेस के कार्य करूं तो कांग्रेस के कार्यकर्ता यहाँ पर झंडा लेकर के खड़े हैं, प्रियंका गांधी जिंदाबाद। और सांची बात प्रियंका गांधी के साथ एक शब्द पर बहुत जोर कांग्रेस दे रही है कि सही बात करेंगी, यानी सीधा निशाना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात पर है। और अखिलेश प्रताप सिंह जैसे कह रहे थे कि प्रधानमंत्री सिर्फ कहते हैं, प्रियंका गांधी सुनने आई। और ये देखिए तस्वीर जो इस वक्त आप देख रहे हैं स्टीमर का, वातानुकूलित स्टीमर है। नीचे बैठने की इसमें व्यवस्था है तकरीबन 20 लोगों के, और ऊपर सुरक्षा कर्मियों के साथ साथ बीच में हमें बताया गया है कि स्टूडेंट्स के साथ उनको तारुफ करना है, मुलाकात करनी, इंटरेक्शन है। स्टूडेंट्स के बाद वो बीच में एक सिरसागंज जगह है। ये जो रूट है आपको जो दिखाई दे रहा है ना, ये गंगा जी का रूट, इसी से पहले प्राचीन समय में व्यापार हुआ करता था। और सोने का व्यापार जो होता था उसकी सबसे बड़ी मंडी इस पूरे इलाके में कहा जाता था सिरसागंज हुआ करती थी। उस बाजार में भी प्रियंका गांधी यहाँ पर एक घाट से उतर करके सिरसागंज के वहां जाएंगी, लोगों से मुलाकात करेंगी, व्यापारियों की समस्याएं जानने की कोशिश करेंगी। तो ये जो तैयारी है प्रियंका गांधी के, जिस तरह से सफर की, राजनीतिक सफर की तैयारी है, न्यूज 18 की तैयारी है कि प्रियंका गांधी की हर गतिविधि पर, उनके हर पॉलिटिकल मूव पर हम कैसे करीब से नजर रखें, उसके लिए हम भी तैयार हैं। बिल्कुल, और ये तस्वीरें की पल पल की यात्रा की वो तस्वीरें हमारे दर्शकों तक हम पहुंचा पाएंगे। प्रियंका की ये
वोट बटोरने वाली यात्रा बोट के जरिए जो आगे बढ़ रही है, वो तस्वीरें भी। अब हमारे साथ स्टूडियो में एक और खास मेहमान जुड़ रहे हैं, समाजवादी पार्टी से राजकुमार भाटी साहब। भाटी साहब, ये तस्वीरें आप देख रहे हैं और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में उत्साह है काफी, लेकिन उत्तर प्रदेश में सबसे आगे तो आप रहने का दावा कर रहे हैं। देखिए, कौन आगे रहेगा कौन पीछे रहेगा ये तो 23 मई को पता चलेगा और जनता के हाथ में है। और प्रियंका जी की यात्रा किस तरह की रहेगी, उसके क्या उद्देश्य हैं और उसका कितना असर पड़ेगा, ये समीक्षा करना पत्रकारों का काम है, ये आप करेंगे। नहीं, ये हम दोनों मिलकर ये तस्वीरें देख रहे हैं फिलहाल कि आप भी वही तस्वीरें देख पा रहे हैं और हम भी वही तस्वीरें देख रहे हैं। नहीं, इतना कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में कितना उत्साह है। हाँ, बिल्कुल। इसके क्या मायने, क्योंकि आप एक प्रमुख राजनीतिक दल की ओर से यहाँ बात कर रहे हैं। ये बात मैं खुद ही कहने वाला था आपके बिना टोके ही, कि इतना जरूर है कि जिस तरह भारतीय जनता पार्टी के मित्र लगातार अवॉइड कर रहे थे कि प्रियंका गाने से कुछ नहीं होगा और कुछ कोई फर्क नहीं पड़ा, अब जिस तरह से मीडिया में उन्हें सुर्खियां दी जा रही हैं, जब स्पेस दिया जा रहा है और जिस तरह से कार्यकर्ताओं में जोश है। जी, फर्क तो आपको भी पड़ रहा है। नहीं पड़ेगा, कोई बात नहीं है। देखिए मैं कभी भी अनर्गल बातें नहीं करता हूं। मैं ये कहूं कि आपके एकदम कि हमें फर्क नहीं पड़ेगा, मैं पहले ही कह चुका हूं किसको फर्क पड़ेगा, कितना प्रभाव होगा, ये तो जनता के हाथ में है। जनता जो चाहे, देखिए, वो अपने मुद्दे बताएंगे, हम अपने मुद्दे बताएंगे। हम तो अपने मुद्दों को कह सकते हैं कि हम किन मुद्दों पर चुनाव लड़ेंगे और हमारी कितनी ताकत है हमारे गठबंधन की और हमारी क्या स्थिति रहने वाली है। लेकिन जो गठबंधन किया, क्योंकि जब प्रियंका गांधी ने वहां पर मुलाकात की थी भीम आर्मी के अध्यक्ष से, उसके बाद आपने मायावती का रिएक्शन भी देखा होगा, तो खलबली तो आपके खेमे में भी है। नहीं, देखिए, एक बात मैं बड़े स्पष्ट तौर पर कह दूं कि भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस में अगर आप अंतर ढूंढेंगे तो केवल एक अंतर नजर आता, कम से कम हमें, कि कांग्रेस सांप्रदायिक पार्टी नहीं है, भारतीय जनता पार्टी खुले तौर पर सांप्रदायिक पार्टी है, सांप्रदायिक मुद्दों को उठाती है, सांप्रदायिक मुद्दों को तूल देती है। इसके अलावा दोनों पार्टियों में कोई खास अंतर नहीं है। प्रेम शुक्ला साहब भी हमारे साथ अब जुड़ चुके हैं। अगर आप ये कह रहे हैं कि सांप्रदायिक मुद्दों को बीजेपी तूल देती है, प्रियंका की इस यात्रा को भी आप देख रहे हैं प्रेम शुक्ला साहब, और आरोप समाजवादी पार्टी की ओर से भाटी जी ये लगा रहे हैं कि सांप्रदायिकता को बढ़ावा देते हैं और ऐसे ही बयान बीजेपी की ओर से आते हैं। देखिए, सांप्रदायिकता को बढ़ावा कब मिलता है? जब मोहम्मद आजम खान जैसा व्यक्ति खड़े होकर कहता है कि कारगिल में पराक्रम, कारगिल विजय इसलिए हुई कि उसमें जो है अल्लाह अकबर कहने वाले अल्लाह अकबर कहकर कूद गए थे और इसलिए जो है कारगिल बचा। तो सांप्रदायिकता कौन फैलाता है? सांप्रदायिक बयानबाजी तब होती है जब आप किसी का धर्म पूछकर उस पर से आतंकवाद का मामले वापस लेते हैं और हाईकोर्ट आपको डांटता है। तो सांप्रदायिकता का नंगा नाच मुजफ्फरनगर में किसने किया था? और मुजफ्फरनगर में सांप्रदायिक नंगा नाच होने के बाद जो है एक जो बहुसंख्यक समुदाय है उसके साथ किसी प्रकार का जो है उसके राहत शिविरों में किसी प्रकार की सुविधा न देना, और जो वोट बैंक जिसको बना दिया गया है उसके लिए सारे राहत के सारे जितने भी सुविधाएं वहां पर प्रदान करना, और किस तरह से थाने में बैठकर एक मंत्री कौम विशेष के लोगों के साथ खड़ा होता और उनके खिलाफ। चलिए, ठीक है प्रेम शुक्ला जी, ये बातें तो है, मैं आपसे रिएक्शन लूंगी, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी के गढ़ में जो है प्रियंका गांधी जाएंगी, संसदीय क्षेत्र है, अहमदाबाद से शुरुआत की थी। पहले मैं पंखुड़ी पाठक से रिएक्शन लेती हूँ। पंखुड़ी जी, प्रियंका गांधी को महासचिव बनाया गया है, उनके प्रभाव में 41 लोकसभा सीटें आती हैं। एक तरफ मजबूत बीजेपी है, दूसरी तरफ एसपी बीएसपी का गठबंधन है, तो प्रियंका गांधी की जिम्मेदारी काफी बड़ी है। जी देखिए, निश्चित तौर पे प्रियंका गांधी जी को एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी गई है और बहुत सोच समझकर ये जिम्मेदारी दी गई है, और उनका आप देखेंगे कि एक काम करने का, एक प्रचार करने का, जनता से संवाद करने का तरीका भी बहुत भिन्न है। जैसा कि आज हम इस यात्रा को देख रहे हैं, अक्सर क्या होता है कि नेता, जब बड़े नेता आते हैं तो अपना कार्यक्रम करते हैं, अपनी मन की बात करते हैं, अपना भाषण देते हैं, लेकिन जनता से सीधा संवाद नहीं हो पाता। लेकिन प्रियंका जी की अगर आप कार्यशैली पहले भी देखेंगे, चाहे रायबरेली, अमेठी में, वो हमेशा लोगों के बीच में जमीन से जुड़ के उनका राजनीति करने का तरीका है। वो हमेशा लोगों से एक संवाद बनाने में विश्वास रखते हैं, और ये संवाद तो होता हुआ दिखाई दे रहा है। पंखुड़ी, फिलहाल आपको रोक रहे हैं, एक बड़ी खबर इस वक्त दे रहे हैं हमारे सहयोगी विक्रांत यादव। बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने ट्वीट करके कांग्रेस पर सीधे निशाना साधा है और कहा है कि कांग्रेस पर बीएसपी कार्यकर्ताओं में भ्रम फैलाने का ये सीधा आरोप मायावती की ओर से। विक्रांत, क्या कहने की साफ कोशिश है मायावती की ओर से इस ट्वीट के जरिए? देखिए प्रशांत, की कल की जिस तरीके से कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राज बब्बर ने प्रेस वार्ता की थी, तो उन्होंने ये कहा था कि वो 7 सीटें छोड़ रहे हैं,
गठबंधन के बड़े नेताओं के लिए। तो एक तरह से जो लगातार सवाल कांग्रेस पर उठ रहे थे कि वो गठबंधन क्या कोई नुकसान पहुंचाने का और बीजेपी को फायदा पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं यूपी में, उसको एक तरह से कांग्रेस ने संभालने की कोशिश की थी। लेकिन आज मायावती ने साफ कर दिया अपने ट्वीट के जरिए कि वो कांग्रेस और बीजेपी दोनों से समान दूरी बनाकर चल रही हैं, और साथ साथ उन्होंने कांग्रेस को भी ये नसीहत दी है कि किसी भी महागठबंधन के नेता के लिए आपको सीट छोड़ने की जरूरत नहीं है। कांग्रेस यूपी में 80 की 80 सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़ा कर ले, उससे कोई फर्क उनको नहीं पड़ता। और साथ ही अपने कार्यकर्ताओं को भी वो एक तरह से संदेश देना चाहती है, साथ ही अपने वोटर्स को भी एक संदेश देना चाहती हैं कि कहीं भी अगर उनके ट्वीट को पढ़ें तो उसमें सीधा संदेश है कि दिग्भ्रमित ना हो विपक्ष के वोट, और कांग्रेस के जो जिस तरीके से कांग्रेस ने अपना कदम चला उससे भ्रमित होने की कोई जरूरत नहीं है। बिल्कुल, तो यहाँ पर बड़ा निशाना साधा गया है मायावती की तरफ से, और ट्वीट हम आपको बताते हैं कि क्या कहा गया है बीएसपी अध्यक्ष की तरफ से। तो बीएसपी एक बार फिर साफ तौर पर स्पष्ट कर देना चाहती है कि यूपी समेत पूरे देश में कांग्रेस पार्टी से हमारा कोई भी किसी भी प्रकार का तालमेल और गठबंधन बिल्कुल भी नहीं है। ये ट्वीट किया गया है। आगे लिखा जाता है कि हमारे लोग कांग्रेस पार्टी द्वारा आए दिन फैलाए जा रहे किस्म किस्म के भ्रम में कतई ना आए। तो ये बड़ा निशाना साधा गया है मायावती की तरफ से, बीएसपी अध्यक्ष की तरफ से, और कांग्रेस पर भ्रम फैलाने का आरोप लगाया है। बड़ी बात जो हमारे सहयोगी विक्रांत यादव बता रहे थे कि जो महागठबंधन के लिए कांग्रेस एक भी सीट ना छोड़े, 80 की 80 सीटों पर वो है उम्मीदवार खड़े कर दे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और ये इसके सियासी मायने भी कई हैं प्रशांत, जो ये मायावती की तरफ से ट्वीट किया गया है। और पंखुड़ी पाठक भी कांग्रेस की प्रवक्ता इस वक्त हमारे साथ बनी हुई है। पंखुड़ी, ये तो सीधे तरीके से एक धुतकार है कि बिन बुलाए मेहमान की तरह घर में ना आए, किसी भी तरह के रहम की जरूरत नहीं है, आप पूरी चाहे तो 80 सीट पर लड़ लें। देखिए, कांग्रेस उत्तर प्रदेश में मेहमान नहीं है, सबसे पुरानी पार्टी है प्रदेश की, और प्रियंका जी की जहां तक बात है तो वो उत्तर प्रदेश की बेटी भी हैं और उत्तर प्रदेश की बहू भी हैं, और सालों से उनका उत्तर प्रदेश से नाता रहा है। पंखुड़ी, मुद्दा है मायावती ने क्या कहा है, प्रियंका का इसमें अभी कोई लेना देना नहीं। जी देखिए, मायावती जी ने मुझे लगता है अखिलेश जी से बिना बात करे ये स्टेटमेंट दे दी, क्योंकि आप देखेंगे अखिलेश जी हर जगह ये कहते हैं कि कांग्रेस के साथ हमारा गठबंधन है 2 सीटों पर, और हमने उसको आगे बढ़ाते हुए 7 सीटें उनके लिए छोड़ दी है। अब बाकी उनकी इच्छा है कि किस तरह से वो उसको लें। पंखुड़ी, कैसी बात आप कर रही हैं? इसके पहले भी लगातार यही रवैया रहा है। आप अगर गठबंधन की बात कर रही हैं, अखिलेश सॉफ्ट लाइन लेकर चलते रहे हैं राहुल गांधी के लिए, मायावती इसके पहले भी हमलावर रही हैं, क्या आपको ये याद नहीं है? नहीं, देखिए वो उनकी रणनीति हो सकती है, लेकिन मैं एक बात कहूंगी कि जो मायावती जी के मन में आज एक डर है, उसकी एक वजह भी है। आप इस गंगा यात्रा को अगर देखेंगे, चलिए, तो जिस तरह से पंखुड़ी पाठक जो आपने बोला है, क्योंकि मैं रिएक्शन ले लेती हूँ राजकुमार भाटी से। राजकुमार जी, पंखुड़ी पाठक कह रही हैं कि मायावती ने बिना अखिलेश यादव से बातचीत किए, बिना उनसे वार्ता किए ये ट्वीट कर दिया है। नहीं, मैं पंखुड़ी जी को याद दिला दूं कि अब आप अखिलेश यादव की प्रवक्ता नहीं है, अब आप राहुल गांधी की प्रवक्ता हैं। पहले हमारे साथ होती थी तो हो सकता है अभी पुरानी स्मृतियां उनके बची हों, इसलिए अखिलेश यादव जी का भी पक्ष वो रख रही हैं। अखिलेश जी का पक्ष हम रखेंगे, आप ना रखें। सुनते हैं, देखिए, उसी की बात पे मैं कह रही हूं। ये जो बयान आया है, मैं बड़ा स्पष्ट कर दूं कि 2 सीटें हमने कांग्रेस के लिए छोड़ी, लेकिन कांग्रेस ने हमसे सीट मांगी नहीं थी। बड़ी स्पष्ट बात है, उन्होंने 7 सीटों छोड़ने की बात की, हमने भी नहीं मांगी है। तो बहन जी ने केवल ये स्पष्ट किया कि हमने कोई सीट मांगी नहीं है, ना हमारा कोई गठबंधन है, कार्यकर्ता भ्रम में ना पड़ जाए कि गठबंधन हो गया है, इसलिए उन्होंने स्पष्टीकरण कर दिया है। बाकी सहृदयता के साथ हमने जैसे 2 सीटें छोड़ी हैं वो छोड़ते हैं, इसमें किसी को क्या आपत्ति है। चलिए, मैं प्रेम शुक्ला के पास जाती हूँ। प्रेम जी, अगर हम प्रियंका गांधी की ये बोट यात्रा की बात करते हैं तो प्रधानमंत्री मोदी चाय पर चर्चा करते हैं, प्रियंका अब बोट पर चर्चा करेंगी, पीएम मोदी मन की बात करते हैं, प्रियंका सांची बात करने वाली है, तो कहीं आपकी बात फीकी तो नहीं पड़ने वाली है? देखिए, हमारी बात फीकी पड़ने का प्रश्न ही पैदा होता। देखिए, कोई व्यक्ति जो है अपना किस तरह से पार्टी का प्रचार कैसा प्रारंभ करना चाहता है, उसकी अपनी स्वतंत्रता है। 2004 से लेकर 2014 तक कभी किसी को मां गंगा की याद नहीं आई, विशेष करके कांग्रेस पार्टी को। 1984 में आदरणीय राजीव गांधी जी ने गंगा को साफ करने की बात की थी। 1984 से 2014 तक गंगा कितनी साफ हुई थी हर किसी को पता है। और यदि आदरणीय मोदी जी की सरकार नहीं होती तो आज जो यात्रा हो रही है इसमें इतना अविरल गंगा नहीं थी। गंगा स्वरूपा सनंद सरस्वती जी, शंकराचार्य जी हमारे बड़े पूजनीय हैं। प्रेम शुक्ला जी, आप गंगा की बात कर रहे हैं और यही बात कही भी गई है कि जो कांग्रेस की तरफ से कही गई है, जो प्रियंका ने ट्वीट किया है कि मेरी बात सुनिए, जो आप पूरी बात अपनी रख लेना, मेरा सवाल सुन लीजिए। प्रेम जी, उसी बात को आप पूरा कर लीजिएगा। आप बात कर रहे हैं, पीएम मोदी कहते हैं मां गंगा ने मुझे बुलाया है। अब प्रियंका गांधी ने ट्वीट किया है कि वो गंगा का सहारा लेकर आम लोगों तक पहुंचेंगी और निशाने पर पीएम मोदी ही रहेंगे कि क्या गंगा में सफाई हुई है?
ने अच्छी बात उनकी है। मैं वही उसी बात पर मैं आ रहा हूँ। 1984 से 2014 तक गंगा जी की सफाई के लिए क्या किया हमारे शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती जी ने 2000 में जब गंगा स्नान करवाया था, कुंभ स्नान करवाया था श्रीमती सोनिया गांधी को, उसके बाद लगातार प्रार्थना करते रहे। 2013 में बड़ा डेलीगेशन गया था और मनमोहन सिंह जी ने कहा था कि हम भाई अविरल गंगा करेंगे, लेकिन उस वादे को पूरा नहीं किया और स्वरूपानंद सरस्वती जी इस पर चिंतित रहे। सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड CPCB ने अभी तो जब कुंभ चल रहा था तो गंगा जी के जलस्तर को नापा तो उन्होंने पाया कि ऑक्सीजन का स्तर 12 mg प्रति लीटर था, जबकि 2013 के कुंभ में जब केंद्र में सरकार हुआ करती थी कांग्रेस की, यूपीए की, और राज्य में आदरणीय अखिलेश सिंह यादव जी सरकार में थे, तब गंगा में ऑक्सीजन का लेवल 2 या 3 के ऊपर कभी नहीं हुआ करता था। तो किस तरह वैसे प्रेम शुक्ला जी, आपके पास ये फेहरिस्त काफी लंबी होगी कि गंगा के लिए आपने क्या किया है, ये समझा जा सकता है। हमारे साथ इस चर्चा में हिस्सा लेने के लिए स्वामी मार्तंडपुरी जी भी जुड़ चुके हैं। महामंडलेश्वर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। स्वामी जी, जिस तरह से गंगा की यात्रा की जा रही है, अलग अलग राजनीतिक दलों के लोग इसी तरह से नदी में यात्रा करते रहे, गंगा की पूजा अर्चना करते रहे, अब प्रियंका गांधी वाड्रा भी पूजा कर रही हैं, गंगा यात्रा कर रही हैं, समाज के लिहाज से कैसे आप इसे देखते हैं? देखिए, मैं एक निवेदन कर दूं कि कानून कुछ भी कहे, संविधान कुछ भी कहे, पहले चुनाव से ही धर्म को, गंगा को और जाति को चुनाव का आधार माना गया, बनाया गया। ये गंगा का यात्रा तो अब शुरू हुई है। 1956 के चुनाव में जवाहरलाल नेहरू जी फूलपुर से इलाहाबाद से चुनाव लड़ रहे थे और उनके विरुद्ध खड़े थे संत प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी। प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी क्या करते थे कि हाथ में गंगा जल लेके वोटर्स के पास जाते थे और उसको पकड़ा के कहते थे शपथ लो तो मुझी को वोट दोगे। उसके बदले में आदरणीय नेहरू जी ने जनेऊ पहन करके संगम में स्नान किया और वो चित्र जो है छपाए गए अखबारों में। तो गंगा का यह राजनीतिक उपयोग पहली बार नहीं हो रहा है, ये पहले चुनाव से ही हो रहा है। ये पहले चुनाव से हो रहा है। स्वामी दीपंकर भी कुछ इसी तरह का इशारा पहले कर रहे थे कि अगर इसे समाज के लिहाज से देखें तो शुचिता के लिए ये अच्छा हो सकता है, लेकिन जिस तरह से फायदा लेने की कोशिश होती है, महामंडलेश्वर जी जिस तरह से इशारा कर रहे हैं कि शुरुआत से क्या होता रहा है, क्या ये परिपाटी कोई सवाल शक पैदा करती है? दीपंकर जी, मैं ऐसा समझता हूं कि निसंदेह देखिए, धर्म आप सियासत से अलग नहीं कर सकते। सियासत में प्रारंभिक काल में या उसके मध्य में जरूर प्रयास किया गया कि धर्म निरपेक्ष हो जाइए। आप कैसे हो सकते हैं जिस देश के रूट ही आध्यात्म से जुड़े हो, आध्यात्मिक हो। मगर मैं एक बड़ी बात कहना चाहता हूं कि संवैधानिक पद पर बैठा व्यक्ति चुनावी शोर में चोर हो जाता है, क्या आतंकी कहलाना पड़ेगा जी सुनने के लिए? राजनीतिक शुचिता बनी रहे, सभी लोग एक दूसरे का सम्मान करें, सियासत करें, कोई ऐतराज किसी को नहीं, मगर एक गरिमा हमेशा बनी रहे जो कि प्राचीन काल से ही पूर्वजों ने बनाई रखी है। बिल्कुल दीपांकर जी, आप बोल रहे हैं गरिमा बनाए रखनी चाहिए। मैं पंखुरी पाठक के पास जाऊंगी। पंखुरी जी, प्रियंका गांधी ने ट्वीट किया इस यात्रा से पहले और अपनी दादी इंदिरा गांधी का जिक्र किया। इंदिरा गांधी का प्रयागराज से खास नाता रहा है, उसी तार को फिर से जोड़ने की कोशिश है। देखिए, तार तो हमेशा से मुझे लगता है कि जुड़े रहे हैं, इलाहाबाद से हो चाहे रायबरेली से हो, तो तार तो जुड़े ही हुए हैं। लेकिन यहाँ पे जो तार जोड़ना है ये जनता से तो जोड़ना है। अब आप देखिए, जो उनकी यात्रा है उस यात्रा में जगह जगह पे वो अलग अलग प्रतिनिधि मंडलों से मिलेंगी। कहीं पर अगर वो छात्रों से मिल रही हैं, वहीं पर वो जो मल्लाह हैं, जो निषाद हैं, उन लोगों का जो प्रतिनिधि मंडल है, जो केवट है, जो असल लोग जो गंगा के किनारे बसते हैं और गंगा से जिनकी जीवन रोज की जीवन शैली पे फर्क पड़ता है, जो गंगा पर निर्भर है जिनका जीवन, उन लोगों से मिलेंगी। ये सवाल तो आप उठा रही हैं, कांग्रेस उठा रही है जब से ये यात्रा तय हुई है पंखुड़ी, लेकिन अब आपके इस सवाल पर एक बात ये बीजेपी की ओर से सामने आ रही है, अगर वो गंगा यात्रा कर पा रही हैं तो इसके लिए धन्यवाद प्रधानमंत्री मोदी को देना चाहिए, नितिन गडकरी को देना चाहिए कि गंगा को इस तरह से यात्रा के लायक तो उन्होंने बनाया। वो सवाल आप सही कर रहे हैं। देखिए, ये सब जो बातें भाजपा करती है, अगर आप गंगा के किनारे रहने वाले लोगों से पूछेंगे वो आपको सच्चाई बता देंगे। अभी 1-2 दिन पहले ही एक रिपोर्ट हम लोगों के सामने आई है जो सभी प्रमुख अखबारों में भी हम लोगों ने देखी कि गंगा की जो गंदगी है वो पिछले 3 साल में सबसे ज्यादा है। और ये जिस तरह की नमामि गंगे की बात करते हैं, कई सारी रिपोर्टों में ये बात सामने आई है कि किस तरह से ये पूरी जो स्कीम है ये एक फेलियर रही है और सिर्फ
मात्र प्रचार को छोड़ के और कुछ नहीं हुआ है। जो लोग बनारस रहते हैं, और मैं अक्सर बनारस जाती हूँ, वो आपको बता सकते हैं कि गंगा कितना घाट छोड़ चुकी है। तो गंगा की सफाई के नाम पे सिर्फ वोटों की राजनीति भाजपा ने करी है। आपको याद होगा, ठीक है, जो पंकुरी पाठक आप बातें कह रही हैं, मैं प्रेम शुक्ला जी से रिएक्शन ले लेती हूँ। जी प्रेम जी, आपने जिक्र किया था गंगा की अविरलता का, आपने बखान भी किया, लेकिन आपको याद होगा प्रोफेसर जीडी अग्रवाल जिनकी मौत हुई थी और उन्होंने एक लंबा आंदोलन भी शुरू किया था, उनको आप नहीं भूल सकते हैं? नहीं, जीडी अग्रवाल जी को जो वादे किए थे डॉक्टर मनमोहन सिंह ने, और वादे जब नहीं पूरे किए तो जीडी अग्रवाल जी आप अपने कार्यकाल की बात करिए ना, मनमोहन सिंह के कार्यकाल को छोड़ दीजिए। नहीं, उसी की बात कर, नहीं, मैं उसी का उत्तर तो देने देंगी मुझे, आप इतना डांट क्यों रही हैं? नहीं, बोलिए, बात पूरी कीजिए प्रेम जी। नहीं, कृपया उत्तर देने का, मैं बहुत विनम्रता से अपनी बात रख रहा हूँ, आप इतना आक्रोशित ना हो। देखिए, आप गंगा जी को जिस रिपोर्ट की आप बात करें, संकट मोचन फाउंडेशन है, वीरभद्र मिश्र को 1984 में जिम्मेदारी दी गई थी, और कुछ गंगा जी को सफाई नहीं की। किसने? जिसको अब काम नहीं मिला, जिसने काम किया नहीं। अब उसके बाद 4000 करोड़ रुपए 1984 से लेके 2014 तक 4000 करोड़ रुपए सिर्फ खर्च किए, तो 7000 करोड़ रुपयों का भुगतान बाकी रखा गया था गंगा जी की सफाई की परियोजना को लेके। 24000 करोड़ रुपए इस सरकार ने दिए, बहुत सारे सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट्स बने, और मैंने आपको सीपीसीबी की रिपोर्ट कोट की, मैं और कोई रिपोर्ट नहीं कोट कर रहा हूं, किसी कांग्रेस द्वारा प्रायोजित किसी एनजीओ की रिपोर्ट नहीं कोट कर रहा हूं। सीपीसीबी कहती है कि 3 mg प्रति किलोग्राम प्रति लीटर जो है हुआ करता था ऑक्सीजन का लेवल, आज वो 12 mg प्रति लीटर, तो उसमें कम से कम 4 से 5 गुना वृद्धि हुई है। सीपीसीबी की रिपोर्ट को तो आप नकार नहीं सकती। और गंगा जी में स्टीमर चलने की स्थिति कब आई? 1984 से लेकर 2014 तक गंगा जी में आप ही की रिपोर्ट बता रही किसी जमाने में जल जो है मार्ग के द्वारा सोने का बहुत बड़ा कारोबार तो 70 वर्षों में, शुक्ला जी, आप उस रिपोर्ट का हवाला दे रहे हैं, उस रिपोर्ट को नकारा नहीं जा सकता है, लेकिन जीडी अग्रवाल की मौत को भी नकारा नहीं जा सकता है। प्रशांत, लेकिन ये चर्चा अब काफी दूर तक चलेगी। चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है, सभी को पता है, और हर कोई अपनी अपनी राय रखेगा, आरोप प्रत्यारोप भी लगाएगा। चर्चा के लिए धर्म से जुड़े हुए लोग भी हैं, आध्यात्म से जुड़े लोग भी हमारे साथ रहेंगे, और राजनीति से भी। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं।